फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमने कक्षा 10 में पढ़ाने के लिए अपने हिसाब से एक नया पैटर्न बनाया है जिससे चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो उसी क्रम में हमारा आज का पहला क्लास है, इसमें हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय। आपके बुक के अनुसार पहले चैप्टर का नाम जो है त्रिकोणमिति का परिचय है। इसमें आपको क्या देखना है, त्रिकोणमिति क्या है। सबसे पहले त्रिकोणमिति का आपको अर्थ समझना है। तो त्रिकोणमिति त्रि प्लस कोण और प्लस मिति, इन तीन शब्दों से मिलकर के बना है। त्रि का अर्थ है तीन, कोण का अर्थ है कोण और मिति का अर्थ है मापन। यानी तीन कोणों का मापन जहां पर होता है उसे ही क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसे इंग्लिश में देखा जाए तो ट्राइगोनमेट्री, ठीक, तीन कोणों का मापन। अब अगर आप यहाँ पर त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति में आपको किसका अध्ययन करना है, कोणों का अध्ययन करना है। कितने कोणों का अध्ययन करना है, तीन कोणों का अध्ययन। तो तीन कोण वाली आकृति कौन सी होती है, त्रिभुज होती है। अर्थात त्रिकोणमिति में आपको किसका अध्ययन करना है, त्रिभुज का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आपको अगर कोण नहीं समझ में आते कोण क्या है, तो इसके लिए हम बताएंगे। जो लोग कोण समझते हैं उनके लिए थोड़ा सही है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम यहाँ पर कोण जो है बताते हैं। तो कोण समझने से पहले आपको एकदम हम बेसिक लेवल से थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे कि क्या चीजें होती हैं कोण। सबसे पहले इसमें ये ज्योमेट्री का पोर्शन है कोण, यहाँ पर आपको देखना होगा। तो ज्योमेट्री में एकदम हम बेसिक लेवल से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पहले चीज देखिए कि बिंदु क्या होती है। बिंदु, तो बिंदु की अगर परिभाषा देखा जाए तो बिंदु क्या है कि अगर हम पेंसिल की नोक को या चाक की नोक को कागज पर रखने के बाद हटा लेने से पश्चात प्राप्त आकृति जो है वो बिंदु कहलाती है। या अगर इसकी दूसरी परिभाषा देखा जाए तो ऐसी ज्यामितीय आकृति, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, उसे क्या कहा गया है, बिंदु कहा गया है। इसी तरह से बिंदु के बाद आपका अगला जो पॉइंट आता है, रेखा आता है। बिंदु के बाद अगला पॉइंट क्या आता है, रेखा। रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा की परिभाषा अगर देखी जाए तो ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, सिर्फ लंबाई हो, उसे क्या कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। तो ये रेखा की परिभाषा हो गई। इसके बाद में अगला जो है पॉइंट आता है, रेखाखंड आता है। रेखाखंड किसे कहते हैं, तो रेखाखंड जब दो बिंदुओं से मिलाने से प्राप्त रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। यानी दो बिंदुओं को मिलाने से पश्चात प्राप्त रेखा रेखाखंड कहलाती है। इसके बाद आपको अगला पॉइंट क्या नोट करके रखना है, इसमें किरण। किरण किसे कहते हैं, तो एक ऐसी रेखा जिसका एक बिंदु नियत हो और दूसरा बिंदु अनंत तक जाता हो, उसे क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। तो ये चार पॉइंट हो गए जो आपके लिए थोड़ा कोण को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। एकदम बेसिक लेवल से समझा रहे हैं आपको, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बिंदु क्या है, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके में ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहा गया है। रेखा क्या होती है, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो, उसे क्या कहा गया है, रेखा कहा गया है। रेखाखंड किसे कहा गया है, दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा रेखा खंड कहलाती है। इसके बाद किरण पे आते हैं हम। किरण क्या है, जब ऐसी रेखा जिसका एक बिंदु नियत हो, दूसरा बिंदु अनंत तक जाता हो, उसे क्या कहा गया है, रेखा जो है किरण कहा गया है। अब आते हैं हम कोण पर, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा मैंने बोल दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपको समझना है कोण क्या है, जो कि आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोण पूछा जाए कि कोण क्या है, तो जब दो किरणें किसी एक बिंदु से होकर के जाती हैं, ठीक है। यहां पर एक बिंदु है, कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु है, यहीं से दो किरणें निकल रही हैं। एक किरण इधर को जा रही है और एक किरण इधर को जा रही है। तो इन किरणों के बीच जो झुकाव होता है, इसी को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। यानी जब दो किरणें किसी एक निश्चित बिंदु से, उभयनिष्ठ बिंदु से होकर के जाएं, तो उनके बीच जो किरणों के बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहा जाता है। अब आपको समझना है कि कोण के प्रकार। हाँ, ये जो है प्रारंभिक रेखा कहलाती है, ये इनिशियल लाइन प्रारंभिक रेखा, और इसे क्या कहा जाता है, कोण रेखा कहा जाता है। यानी यही रेखा जो है कोण का निर्माण करती है। तो ये हो गई इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा, और ये कोण रेखा। अब आपको कोण के प्रकार के बारे में समझना है। तो कोण जो होता है मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। कोण मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं।
7 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है पहला कोण क्या होता है, शून्य कोण। पहला जो होता है ये शून्य कोण होता है। इसके बाद में दूसरा कोण जो होता है न्यून कोण होता है। तीसरा कोण जो होता है समकोण होता है। चौथा कोण जो होता है अधिक कोण होता है। पांचवा टाइप का जो कोण होता है उसे बृहद कोण कहा जाता है। पांचवा टाइप का कोण जो होता है उसे सरल कोण कहा जाता है। और छठा टाइप का जो कोण होता है उसे बृहद कोण कहा जाता है। और जो सातवां टाइप का कोण है उसे संपूर्ण कोण कहा जाता है। कोण अन्य प्रकार के और भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रकार है कोण के यही 7 प्रकार हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। अब इसमें आपको हम जो है ये यही सारी चीजें समझाते जा रहे हैं। एक फिगर के माध्यम से सारे कोण को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे कि कौन सा कोण किस प्रकार का होता है। तो ये मैंने बनाया था आपके लिए कोण। ये क्या है, कोण रेखा है और ये प्रारंभिक रेखा है। जैसे ही ये पहला हम चल रहे हैं पहले टाइप पे, प्रारंभिक रेखा और जब इनिशियल लाइन यानी प्रारंभिक रेखा और कोण रेखा दोनों एक दूसरे के ऊपर, प्रारंभिक रेखा और कोण रेखा ये जब दोनों एक दूसरे के जो है ऊपर होती हैं यानी इनके बीच कोई झुकाव नहीं होता, ये एक दूसरे के ऊपर होती हैं, उस स्थिति में ये शून्य कोण कहलाता है। यहाँ पर ये शून्य कोण कहलाता है। लेकिन जैसे ही जो है कोण रेखा यहाँ से प्रारंभिक रेखा से ऊपर उठना प्रारंभ करती है, ऊपर उठना प्रारंभ करती है और कुछ इस स्थिति में आ जाती है या कहीं पर भी यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, इन सारी स्थितियों में जो कोण बनते हैं वो आपका दूसरा जो है न्यून कोण कहलाता है। यानी इस स्थिति में जब प्रारंभिक रेखा से कोण रेखा ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है और उनके बीच कुछ झुकाव उत्पन्न होने लगता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, न्यून कोण। आप फिगर बनाते चलें और हम जो है फिर एक एक आपको बताते चलेंगे। अब अगला आ जाता है समकोण। तो ये तो था आपका न्यून कोण। समकोण की स्थिति क्या होती है, जब प्रारंभिक रेखा के ठीक ऊपर लंबवत रूप से जो है कोण रेखा आ जाए, इस स्थिति में जो कोण बनता है उसे समकोण कहा जाता है। और समकोण जो होता है ठीक 90 अंश का। तो समकोण की परिभाषा क्या होती है, एक ऐसा कोण जो ठीक 90 अंश का हो उसे क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। इसके बाद जो है परिभाषा हम चलते हैं, ये आपका हो गया समकोण। समकोण के बाद अगला हम आगे बढ़ेंगे, आता है अधिक कोण। अधिक कोण जो है क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो। यानी जब ये कोण रेखा यहाँ ठीक इस स्थिति में 90 अंश है, जैसे ही रेखा यहाँ से झुकाव इसका और बढ़ जाता है, इस स्थिति में आ जाती है और यहाँ से जो है तो ये आगे बढ़ करके इधर झुक जाती है, इस स्थिति में आ जाती है, तब जो कोण का निर्माण होता है इस कोण को क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। यानी इस स्थिति में ये कोण अधिक कोण कहलाता है। ये लगभग 120 डिग्री से लेकर के और 100 मतलब कुल मिला के ये समझिए कि अगर 100 डिग्री हो गया या 90 डिग्री से अधिक जैसे ही हुआ, ये 91 डिग्री हुआ, वो तुरंत ही अधिक कोण में आ जाएगा। और इस तरह से 91 डिग्री से ये चलना प्रारंभ करता है अधिक कोण और उसके बाद में 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक जाता है। ठीक है, इसके बाद जब ये रेखा ठीक यहाँ से अपोजिट होकर के सीधा इधर यहाँ से घूम करके यानी यहाँ से चलना प्रारंभिक रेखा स्टार्ट की, इसके बाद में कोण रेखा यहाँ इस स्थिति में आ गई और इधर एक दूसरे के ये अपोजिट में आ जाती है, तब जो कोण का निर्माण होता है वो ठीक 180 अंश का कोण होता है और उसी कोण को ये सरल कोण कहा गया है। ये पांचवा है, यानी इस स्थिति में जो कोण बन रहा है यहाँ पर ये सरल कोण कहलाता है। तो आपको ये पांचों कोण समझ में आ गए होंगे। अब जो है आगे हम बढ़ते हैं बृहद कोण में। तो जब ये प्रारंभिक रेखा हो गई, यहां पर आया, ये सरल रेखा इधर इसके अपोजिट आ गई, ये कोण जो बना सरल कोण बना 180 डिग्री का। लेकिन जैसे ही इससे आगे ये घूमना प्रारंभ करता है यानी कुछ इस स्थिति में आ जाती है कोण रेखा और तब जो यहाँ पर कोण बनता है उस कोण को बृहद कोण के नाम से जाना जाता है। यानी बृहद कोण जो होता है वो 180 अंश से अधिक होता है, यहाँ पर ये कोण बृहद कोण के नाम से जाना जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो है लास्ट वाला आ गया संपूर्ण कोण, यानी जब ये प्रारंभिक रेखा इस स्थिति में ही रहती है और कोण रेखा यहां से घूमना प्रारंभ करके वापस आकर के एक बार फिर से प्रारंभिक रेखा से जुड़ जाती है कोण रेखा, और ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, तब जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, और इसी कोण को संपूर्ण कोण के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थे आपके जो है मुख्य रूप से 7 प्रकार कोणों के। हमने कोणों का अध्ययन यहाँ पर इसलिए आपको कराया जिससे आप त्रिकोणमिति को अच्छे से समझ सकें, और उसके बाद में त्रिकोणमिति में आपको त्रिभुज का अध्ययन करना है, तो अब आपको कोणों के बाद त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानकारी आवश्यक है। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें आपका जो है मजबूत रहेगा, तभी आप त्रिकोणमिति पढ़ पाएंगे। तो अब देखना है आपको कि त्रिभुज क्या होता है। चलिए, त्रिभुज क्या है? एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। यानी 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को दो जो है, त्रिभुज के प्रकार के बारे में हमको जो है यहाँ पर जानना जरूरी है। त्रिभुज को 2 तरह से बांटा गया है, 2 आधार पर। पहला बांटा गया है भुजा के आधार पर। पहला जो त्रिभुज होता है वो भुजा के आधार पर होता है, और दूसरा जो होता है वो कोण के आधार पर होता है। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, और कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो त्रिभुज होता है भुजा के आधार पर, ये समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा त्रिभुज जो होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और तीसरा जो त्रिभुज होता है वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। ये तो था त्रिभुज का प्रकार जो है भुजा के आधार पर। लेकिन अब आपको कोण के आधार पर पढ़ना है। कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 3 भागों में पहला भाग इसमें जो है उसे कहा गया है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा भाग जो है इसे कहा गया है समकोण त्रिभुज। और इसका तीसरा भाग जो है वो है अधिक कोण त्रिभुज। ये तो था भुजा के आधार पर 3 प्रकार से त्रिभुज होते हैं, और कोण के आधार पर 3 प्रकार से त्रिभुज होते हैं। अब देखना है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। नाम से क्लियर है, समबाहु। बाहु मतलब होता है भुजा, सम मतलब बराबर। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसे क्या कहा गया है? समबाहु त्रिभुज कहा गया है। समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह से बनता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है, क्योंकि जब इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके सारे कोण भी बराबर होते हैं। और त्रिभुज की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ये रहा आपका त्रिभुज, हमने यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना दिया। अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो ये हो गई ए बी, ए सी और बी सी। ये इसकी 3 भुजाएं कहलाएंगी। यहाँ पर बी, ए और सी, ये इसके 3 कोण कहलाएंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी ए प्लस बी और प्लस सी, अगर तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो ये 180 अंश के बराबर होता है। ये चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको दिमाग में रखना है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, इन्हें अंतः कोण कहा गया है। ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं, इनका योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण किसे कहते हैं? जैसे ही इस भुजा को बढ़ा देंगे तो ये जो कोण बनता है इसे बाह्य कोण कहा गया है। बाह्य कोण यहाँ आपको जानना कोई आवश्यक नहीं है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। अब वही समबाहु त्रिभुज, तो सम मतलब होता है बराबर। सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, तो अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण भी बराबर होते हैं। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब आते हैं समद्विबाहु। अब इससे भी नाम से भी स्पष्ट है, समद्वि यानी 2 बराबर हो क्या? भुजाएं। जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो उसे क्या कहा गया है? समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज कहा गया है। यानी ये भुजा अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये भुजा और ये भुजा ए, यानी इस कंडीशन में क्या होगा? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। 2 भुजाएं यहाँ पर ए बी और ए सी आपस में बराबर होंगी, तब इस तरह के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इसमें एक जानकारी आपको और रखनी है कि अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उन भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी यहाँ पर क्या होगा? कोण बी बराबर कोण सी। तो इस तरह से ये ए बी और ए सी, ये भुजाएं बराबर हैं, कोण बी और कोण सी बराबर है।
ये चीजें आप बहुत जो है अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको चैप्टर में काम आएगा कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या है, जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तीनों भुजाएं की लंबाइयां जो हैं वो अलग अलग हों, उस तरह के त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो था भुजा के आधार पर त्रिभुज। अब आपको समझना क्या है कि कोण के आधार पर त्रिभुज क्या होता है। अब कोण के आधार पर त्रिभुज को आपको समझना है तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ जो मैंने बनाया था सम बाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश है, इसको भी आप न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो चूंकि प्रत्येक कोण यहाँ पर 60 अंश है तो निश्चित रूप से ही ये 90 अंश से कम है और इसे न्यून कोण कहा जाता है। ठीक, इसके बाद में जो है समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो आपको समकोण त्रिभुज ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। समकोण त्रिभुज के बारे में है भाई एक्सप्लेन जो है विस्तृत एक्सप्लेनेशन हम करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। फिलहाल समझ लीजिए कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 अंश का हो, एक कोण 90 अंश का हो, बाकी जो भी कोण होंगे, क्योंकि तीनों का सम जो है 180 अंश होना चाहिए, तो ये 90 अंश का हो जाएगा, तो इन दोनों का सम भी 90 अंश होगा। ये आपका है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भी हम जो है अलग से एक्सप्लेनेशन किए दे रहे हैं। फिलहाल आपको जो है यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। फिर आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है, जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अभी मैंने अधिक कोण के बारे में आपको बताया है। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 अंश से अधिक हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो हो गया तीनों जो है कोणों के आधार पर त्रिभुजों का विभाजन। लेकिन अब आपको जानना जरूरी यह है कि क्लास 10 में आपको त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज पढ़ना है। समकोण त्रिभुज, आपको न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज ये आप इंटरमीडिएट की क्लास 11th और 12th की जो है त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। क्लास 10th की त्रिकोणमिति में आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज पढ़ना है। ये 10th क्लास में आपको समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है न्यून कोण त्रिभुज जो कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो चूंकि दो समकोण से मिलकर के बना होता है। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है वो दो समकोण त्रिभुज से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन मुख्य रूप से आपको समकोण त्रिभुज ही क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। तो आपके लिए तो जो है समकोण त्रिभुज जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या होता है समकोण त्रिभुज। तो ये रहा समकोण त्रिभुज, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसका एक कोण कम से कम 90 अंश का होगा। ठीक, अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो ये है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है, तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में कुछ चीजें, इसके प्रत्येक भुजाओं का और अपना अलग अलग नाम होता है। जैसे इस भुजा को क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। ये भुजा क्या है, आधार। ये भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और इस भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहा जाता है। अब जो है ये लंब और कर्ण। अच्छा, दूसरी चीज ये आप पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो 90 अंश का कोण होगा उसके ठीक सामने की भुजा ही कर्ण कहलाती है। यानी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण होता है, इसके ठीक सामने वाली भुजा जो होती है उसे ही कर्ण कहा जाता है। इसके अलावा सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जिस भुजा पर त्रिभुज खड़ा होता है उसको आधार कहा जाता है, और बाकी जो एक भुजा बची उसे क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में आधार और लंब परिवर्तित होते रहते हैं। कब, आपके प्रश्नों में जो है कहीं कहीं ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जहां पर लंब और आधार वहां पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित रहते हैं। कर्ण तो कभी नहीं बदलता है। कर्ण क्योंकि जो है इसमें समकोण त्रिभुज वही होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, और जो कोण 90 अंश का होगा ठीक उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इसलिए समकोण त्रिभुज में कहीं भी क्वेश्चन में चाहे जैसे भी आप सॉल्व करेंगे, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसकी भुजा में जो है आधार और लंब जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है।
किसके अकॉर्डिंग परिवर्तन होता रहता है? जैसे अगर यहाँ पर कोण ए लिखा हुआ है, यहाँ पर कोण बी लिखा हुआ है, यहाँ पर कोण सी लिखा हुआ है, ये कोण जो है 90 अंश का है और ये भुजा तब कर्ण हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम अगर कोण सी ले रहे हैं, क्वेश्चन में अगर हमको कोण सी कैलकुलेट करने की बात की जा रही है, तो उस स्थिति में आपका जो कोण होता है सी, इससे जो जुड़ी हुई भुजा होती है, यानी यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि कोण से जुड़ी भुजा, कोण से जुड़ी भुजा जो है वो कहलाती है आधार, और कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है लंब। अब इसी स्थिति में अगर ये चीज आप बहुत जो है अच्छे से समझिए, क्योंकि ये अगर इसमें आपको कंफ्यूजन रही तो क्वेश्चन आप सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो कोण से जुड़ी हुई भुजा होती है उसे ही क्या कहा जाता है? आधार, और उसके सामने की भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। अभी इसी स्थिति में अगर हमको कोण ए लेना हो, यानी इस स्थिति में कोण ए को कैलकुलेट करना हो, तो तुरंत ये बदल जाएगा। यहाँ पर इस स्थिति में इसको जो है आधार माना जाएगा और इसे उस स्थिति में लंब कैलकुलेट किया जाएगा। ये चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जो कोण होता है उससे जुड़ी हुई भुजा, जो कोण हमको ज्ञात करना होता है प्रश्नों में, उससे जुड़ी हुई भुजा ही आधार कहलाती है और उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। अगर यहाँ पर कोण सी ज्ञात करना होता तो ये आधार हो जाता, ये लंब हो जाता। कोण ए ज्ञात करना होगा तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो है समकोण त्रिभुज के बारे में। अब इसके अलावा जो है समकोण त्रिभुज में एक चीज आपको और समझना जरूरी है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आपका यहाँ पे इस त्रिभुज में, अब इसको हटाते हैं हम, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहीं से देखना है हमको। पाइथागोरस एक जो है गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बताया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में इसके प्रत्येक भुजाएं कर्ण लंब आधार ये दिया ही हुआ है। क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, यानी अगर कर्ण दिया हुआ हो उसका हम वर्ग करें, कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। आधार इसका वर्ग करें हम और प्लस लंब इसका वर्ग करें तो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आप समझ जाइए कि इसमें त्रिभुज की भुजाओं के बीच एक संबंध को प्रदर्शित किया पाइथागोरस। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच एक आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे कर्ण जो है वो AC है, यानी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। इस तरह से ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये आप याद रखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी चीजें, ये तो था आपका बेसिक। अब हम आपको जो है आपके प्रश्न, किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है, प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे। और ये बेसिक जानकारी थी। अब जो है इन कोणों को मापने के लिए, त्रिभुज में जो 3 कोण हैं, इन्हें मापने के लिए 6 रेशियो बनाए गए। उन 6 रेशियो का जो है हम आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने बताई है, अगर ये आपको नहीं आएंगी तो आप त्रिकोणमिति बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। और अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।